हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हो सब बहुत अच्छे में तरह से चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 19 का रिवीजन कराऊंगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडेस 19 बिल्कुल आसान सा इंडेस है, बहुत ज़्यादा आसान इंडेस है। मैं पहले आपको इंडेस 19 का एक कोर कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे ये इंडेस बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। इंडेस 19 का नाम क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट। देखिए बात समझना, एक डायग्राम के थ्रू हम इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं। ये है करंट ईयर ऑफ सर्विस। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मेरी जो बोलिंग स्पीड है नॉर्मल स्पीड से ज्यादा रहेगी। ठीक है जी सर। देखिए करंट ईयर ऑफ सर्विस है, ठीक है। हमने एम्प्लॉय के साथ एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रॉमिस किया कि एम्प्लॉय जी हम आपको पता क्या करेंगे, हम आपको जैसे 1 ईयर आप सर्विस का कंप्लीट कर लेंगे हम आपको बोनस देंगे। हमने एक टारगेट और दिया, हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी आपने क्या करना है, टर्नओवर के ऊपर फोकस करना है। अगर टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा होगी तो हम आपको इतने परसेंट ऑफ टर्नओवर आपको क्या करेंगे, कमीशन देंगे। हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी अगर आप हमारे यहाँ पे ना 10 ईयर तक रुकते हैं तो 10 ईयर के बाद जितने भी आपके एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हम उसका 50% आपको रिम्बर्स करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10 ईयर कंप्लीट होते हैं। हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी अगर आप हमारे साथ ना 15 ईयर्स काम करेंगे तो जितना भी आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है वो सारा सारा हम लोग क्या करेंगे, रिम्बर्स कर देंगे, या उसका 1% हम क्या करेंगे, रिम्बर्स कर देंगे। ट्रेवलिंग में सर मान लो हमने कुछ पैरामीटर दे दिए, ठीक है। चलिए हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी इतना ही नहीं, जब आप यहां पे छोड़ के जाएंगे ना तो हम आपको कुछ पेमेंटें करेंगे। वो पेमेंट आपके ग्रेजुएटी के रूप में हो सकती है, पीएफ ईएसआई के रूप में हो सकती है, या कोई सुपर एनुएशन बेनिफिट हो सकता है। ठीक, अब यहां पे बात समझना, हम एम्प्लॉय को ये बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सर एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है, हम एम्प्लॉय की सर्विस ले रहे हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय की सर्विस लेने के बदले में या एम्प्लॉय जब टर्मिनेट हो जाएगा टर्मिनेशन के बदले में सर आप प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय से सर्विस लेने के बदले में या टर्मिनेशन की वजह से पे करते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। और वो आपका इंडेस 19 के अंदर कवर होता है। सर शेयर बेस्ड पेमेंट भी आपका एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है, लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 में कवर होता है। इंडेस 19 ने क्लियर बोल दिया है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय से सर्विस लेने के बदले में या टर्मिनेशन के बदले में सर आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेप्ट सर शेयर बेस्ड पेमेंट, आपका इंडेस किसके अंदर कवर होगा, इंडेस 19 के अंदर कवर होगा। ठीक, चले हाँ जी सर। आइए अब यहां पे जैसे हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी हम आपको जब आप रिटायरमेंट ले जाएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, ग्रेचुइटी पे करेंगे। तो मैं ग्रेचुइटी को बेस लेके एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर रहा हूं और उसी के थ्रू सर आप देखना अपना कोर कंसेप्ट बिल्कुल कवर हो जाएगा। देखिए ये मान लेते हैं 1 अप्रैल 21 है, ठीक है सर। 31 मार्च 22 है, ठीक है सर। यहां पे सर एम्प्लॉय को 30 ईयर्स काम करना मान लो, ठीक। हमने एस्टिमेट लगाया कि एम्प्लॉय क्या करेगा, 30 ईयर्स काम करेगा 31 मार्च 51 तक, ठीक। और हम एम्प्लॉय को मान के चलते सर 30 लाख रुपीज क्या करेंगे, ग्रेचुइटी यहाँ पे पे करेंगे, ठीक है। फिर मैं इसके बाद सर बोनस कमीशन और ये 10 ईयर मेडिकल फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है जी सर। अब हम क्या करेंगे सर, जब एम्प्लॉय 31 मार्च 51 तक काम करेगा तो उसको 30 लाख रुपीज पे करेंगे। मेरा सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो ये 30 लाख का एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन का है फर्स्ट, या जिस दिन सर वो रिटायरमेंट लेके जाएगा उस दिन का है, या सर ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स है। सर ये जो एक्सपेंडिचर है ना 30 लाख, ये ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स है। तो सर अगर आप देखेंगे ये 30 लाख आप पे क्यों कर रहे हैं, उसने ज्वाइन किया इसलिए, उसने सर ऑफिस छोड़ दिया, कंपनी छोड़ दी, कंपनी से रिटायरमेंट ले ली इसलिए, या उसने 30 ईयर्स काम किया, सर उसने 30 ईयर्स काम किया इसलिए हम लोग ये पैसा पे कर रहे हैं। बस यही बात इंडेस 19 कहता है कि आप क्या करेंगे सर, एम्प्लॉय को करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में जो भी पेमेंटें करेंगे, अब सर यहां भी वो काम करेगा, यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, 30 ईयर्स वो काम करेगा, तो आप एम्प्लॉय को सर करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में जो भी उसको पेमेंट करेंगे वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट बन जाएगा, ठीक। अब वो एम्प्लॉय बेनिफिट आप कब पे करेंगे, सर हम पे करेंगे विद इन 12 मंथ। कब से सर, रिपोर्टिंग डेट से। तो सर वो आपके लिए क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय बेनिफिट कोई भी नेचर का हो, अगर आप उसे पे कर रहे हैं किस वजह से सर, करंट ईयर ऑफ सर्विस की वजह से,
तो सर वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाएगा। अब वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कहता है अगर रिपोर्टिंग डेट के विद इन 12 मंथ तक सर आप पेमेंट कर देंगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे आपका बोनस है, कमीशन है, आपका लीव एनकैशमेंट है, शॉर्ट टर्म लीव एनकैशमेंट है, ठीक है सर। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉय के जॉब कंप्लीट होने के बाद या जॉब छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, सर वो क्या कहलाएगा आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में आप एम्प्लॉय को पे करेंगे, कब पे करेंगे, जब एम्प्लॉय जॉब को छोड़ के चला जाएगा या जॉब कंप्लीट करके चला जाएगा, तो सर हम उस बेनिफिट को क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब ये बेनिफिट जैसे 30 लाख है, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि उसने सर करंट ईयर में सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो हम लोग एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में, और कब प्रोवाइड करेंगे, सर रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के बाद, वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जैसे आपका यहां अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, सर मेडिकल फैसिलिटी होगी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी होगी। हमने एम्प्लॉय को बोला था अगर आप 20 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको क्या करेंगे सर, हम आपको ये वाला बोनस पे करेंगे, रिटेनरशिप बोनस पे करेंगे। तो सर ये क्या कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। सर टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब होता है या तो आपने एम्प्लॉय को निकाल दिया है या एम्प्लॉय ने सर छोड़ दिया है, मतलब जहां पे एम्प्लॉय सर क्या करेगा, बेनिफिट लेगा ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस नहीं, बल्कि ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब, तो सर वो आपके लिए क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन बेनिफिट कहलाएगा। इंडेस 19 का जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो एक बात का ध्यान रखना आपने, वो जो बेनिफिट पे हो रहा है ना, वो किस ईयर ऑफ सर्विस के बदले में पे हो रहा है। तो जिस ईयर ऑफ सर्विस के बदले में पे हो रहा है, आप क्या करेंगे, उसी ईयर में सर एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। चलिए अब एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, इसके लिए एक्सपेंडिचर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, आपका लॉन्ग टर्म, आपका टर्मिनेशन बेनिफिट। डिटेल में रिवीजन करते हैं, चले जी सर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आएगा। सर कहता है एम्प्लॉय के अंदर आएगा आपका डायरेक्टर आ जाएगा, पर्सनल मैनेजमेंट आ जाएगा, फुल टाइम आएगा, पार्ट टाइम आएगा, सर आपका परमानेंट आएगा, टेम्परेरी आएगा, कैजुअल आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या है, कहता साहब एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब है आप एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके बदले में सर, या तो सर जो उसने एम्प्लॉय ने क्या किया, सर्विस दी है उसके बदले में, या सर उसके टर्मिनेशन की वजह से। सर एम्प्लॉय बेनिफिट आप एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको पे कर सकते हैं, या उसके जो बेनिफिशियरी उनको आप पे कर सकते हैं। एक बात पर ध्यान रखना, कोई भी सर कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन जो है इन रिगार्ड्स टू एम्प्लॉय बेनिफिट, आइदर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और आपकी लीगल ऑब्लिगेशन दोनों कवर हो जाएगी। मींस यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन भी कवर होगी और आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी कवर होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट के टाइप्स मैंने डिस्कस कर ली, आइए अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं इन बेनिफिट्स को एंड इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो आप एम्प्लॉय को करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में पे करेंगे, कब पे करेंगे सर, रिपोर्टिंग डेट के विद इन 12 मंथ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं साहब, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के दो पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट में सर आएगा आपका शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस, जिसको हम प्यार से सर शॉर्ट टर्म लीव एनकैशमेंट भी बोलते हैं, और एक पार्ट आएगा सर आपका अदर देन शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस। पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो आपका अदर देन है शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस, ठीक। सिंपल सी बात कहता है, आप एंट्री करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल अकाउंट। आप एक्रूअल बेस के हिसाब से इस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे आपका बोनस है, आपका कमीशन है, ठीक। ये अमाउंट आपका फिक्स हो सकता है, ये अमाउंट आपका वेरिएबल हो सकता है। जितना आपने एक्रूअल बेस के हिसाब से एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है उसका कंपैरिजन पेमेंट के साथ करेंगे। सर अगर पेमेंट ज्यादा होगी है तो आप उसे सर एज ए असेट दिखाएंगे, और अगर पेमेंट कम हुई तो सर आप उसे क्या करेंगे, एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा, प्लीज इसको देख लेना। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस की। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये है मेरा ईयर 1 और ये है मेरा ईयर 2। मान के चलते सर हमारी कंपनी में टोटल जो वर्किंग डेज है वो 280 है, यहां पे 280 है, ठीक है सर। पर डे एम्प्लॉय की जो सैलरी है पर डे 1000 है, ठीक है सर। हमने एम्प्लॉय को 20 डेज की लीव अलाउ कर रखी थी। एम्प्लॉय अगर 20 डेज लीव ले लेता है तो हम उसके पैसे नहीं काटेंगे। आई मीन टू से एम्प्लॉय को कितने दिन काम करना पड़ेगा सर, 260 डेज काम करना पड़ेगा, 260 डेज यहां पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और हम एम्प्लॉय को कितनी पेमेंट करेंगे सर, 280 की पेमेंट करेंगे। वाई, क्योंकि 20 डेज जो है सर उसको हमने जो लीव दे रखी है वो पेड लीव है, मीन तो छुट्टी भी करेगा तो इसको पेमेंट होगी, ठीक। अब यहां पे सर कुछ केस डिस्कस करते बना के। मान के चलते सर एम्प्लॉय ने क्या किया, 265 डेज काम किया है। इट मीन्स क्या था,
उसे 20 डेज की लीव मिल सकती थी, लेकिन उसने सर क्या किया, 5 डेज की छुट्टियां नहीं ली। अब उसने 5 डेज की छुट्टियां नहीं ली, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, आइए डिस्कस करते हैं। हमने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉय जी क्या हाल चाल है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं मैनेजमेंट हूँ मान लो, ठीक है। मैंने कहा एम्प्लॉय जी एक बात बताइए, आपने कितनी छुट्टियां लेनी थी, उसने कहा सर 20। हमने कहा कितनी छुट्टियां ली आपने, उसने कहा सर मैंने 15 छुट्टियां ली है। मैंने कहा अच्छा 5 छुट्टियां बच गई, उसने कहा हाँ जी। एम्प्लॉय मेरे को कहता है सर क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, आप बताइए। हमने कहा एग्रीमेंट निकालते हैं। एग्रीमेंट निकाला और एग्रीमेंट हमारा ऐसा था कि एम्प्लॉय अगर छुट्टियां नहीं लेगा तो वो छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव। सर क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं। क्यों सर, आप मेरी बात को समझे ध्यान से ना। सर अगर एम्प्लॉय ने ज्यादा काम भी किया है तो भी सर आप उसको अलग से कोई पेमेंट यहां पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर सर शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस मींस हमने एम्प्लॉय को बोला एम्प्लॉय जी आप 20 डेज की छुट्टियां ले लीजिए, उसने सिर्फ 15 डेज के लीव ली है, 5 डेज से उसने क्या किया, नहीं छुट्टियां ली। लेकिन सर एग्रीमेंट ऐसा था कि वो छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, तो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक। हमने एम्प्लॉय को बुलाया, एम्प्लॉय जी क्या हाल चाल, उसने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा अच्छा हम आपको 20 डेज की लीव देते हैं। उसने कहा साहब मैंने ना सिर्फ 15 डेज ही यूटिलाइज किए हैं। मैंने कहा ठीक है 5 डेज के बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉय ने कहा साहब मैं इन छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। हमने कहा कितने दिन के लिए, उसने कहा सर मोर देन 12 मंथ भी जा सकती है छुट्टियां ना, तो यहां से बाहर है, फिर आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन गया। सर एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि छुट्टियां सिर्फ 1 साल के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, तो क्या बन गया, शॉर्ट टर्म, आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन गया, ठीक है। अब ये जो 5 छुट्टियां सर 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। इट मीन्स क्या है, एम्प्लॉय ने यहाँ पे 265 डेज काम किया है और ये 5 छुट्टियां वो क्या कर सकता है सर, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर अगले साल एम्प्लॉय टोटल 25 लीव भी ले लेगा तो भी उसके पैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सर एक चीज देखिए, अगले साल वो 255 डेज काम करता है और यहाँ पे सर वो 265 डेज काम करता है और हम कह रहे हैं कि 280 ही हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ये टेक्निकली गलत नहीं हो गया जी सर। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर सर एम्प्लॉय ने छुट्टियां नहीं ली हैं और वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है विद इन 1 ईयर तक, 1 ईयर के बाद कैरी फॉरवर्ड कर लेगा सेम छुट्टियां, तो सर फिर वो उसके लिए क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन जाएगा, ठीक है। अगर वो छुट्टियां 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता साहब और उसकी नेचर क्यूमुलेटिव है छुट्टियों की, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, एम्प्लॉय बेनिफिट को रिकॉर्ड कर लें कितने अमाउंट से। यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो सर 5 डेज है इंटू 1000 के हिसाब से, 5000 के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लें, ठीक। कब ऐसा रिकॉर्ड करेंगे साहब, 5000 के हिसाब से कब रिकॉर्ड करेंगे, जब उसे छुट्टियों के लिए तो छुट्टियां ले सकता है एम्प्लॉय, उसके पास पावर है, उसके पास राइट है, वो छुट्टी वाले छुट्टियां ले सकता है या छुट्टी वाले कैश ले सकता है, इसको हम बोलते हैं वेस्टेड लीव। क्या बोलते हैं, वेस्टेड लीव। प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर एम्प्लॉय अगले साल 5 छुट्टियां नहीं लेता, आई मीन तो सिर्फ 20 छुट्टियां लेता है या 20 से कम छुट्टियां लेता है, ठीक है। तो ये जो 5 डेज है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर, हमें उसे कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहता है इंडेस 19, अगर आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है और शॉर्ट टर्म पेड अब्सेंस है और जो पेड एब्सेंस है उसकी नेचर क्यूमुलेटिव है, एक्यूमुलेटिंग है, ठीक है। और एम्प्लॉय के पास राइट है साहब कि वो छुट्टियों वाली छुट्टियां ले सकता है, छुट्टियों वाले कैश ले सकता है, तो उस केस में क्या होगा सर, अगर वो छुट्टियां नहीं भी ले रहा तो वो क्या करेगा, कैश ले लेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे साहब, जितनी उसकी अनअवेड लीव है पूरे अमाउंट के बराबर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लें, ठीक। एक केस और बनता है यहाँ पे, क्या सर, छुट्टियां क्यूमुलेटिव नेचर की है लेकिन एम्प्लॉय के पास सर पावर है कि वो सिर्फ छुट्टियों वाली छुट्टियां ले सकता है, आई मीन टू से कंपनी सिर्फ छुट्टियों वाली छुट्टियां देंगी उसे सर, छुट्टियों के अलावा अगर वो कैश में सेटलमेंट करना चाहे तो कैश सेटलमेंट नहीं हो सकती, ठीक। तो उस केस में इंडियस 19 ये कहता है सर, ये देखिए कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी जॉब की नेचर कैसी है। सर आप भी देखते होंगे कंपनी में जब काम करते हैं या आप आर्टिकलशिप में जाते हैं किसी लिस्टेड कंपनी में, आप देखना बड़े सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो चाहकर भी छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन कैसा, उनके ऊपर वर्कलोड इतना होता है। तो इंडेक्स 19 ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय के पास राइट है कि वो छुट्टियों सिर्फ छुट्टियां ले सकता है, तो उस केस में बेसिकली आप पता क्या करेंगे, उस केस में आप सर एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी छुट्टियां वो अवेल कर पाएगा, उतना ही अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम बोलते हैं नॉन वेस्टेड। साहब क्या बोलते हैं, नॉन वेस्टेड लीव, ठीक। आइए मैं इसको एक बार रीड करा देता हूं, देखिए एक्यूमुलेटिंग नेचर है, ठीक है, वेस्टेड लीव है, सेटल्ड आइदर इन कैश और अगेंस्ट लीव, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल अकाउंट ऑन एक्चुअल बेसिस, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल अकाउंट ऑन एस्टिमेट बेसिस। कब सर, जब लीव अगेंस्ट लीव मिलेगी। आप मेरी बात को समझिए ध्यान से ना, मैं कह रहा हूं साहब एम्प्लॉय की छुट्टियां 5 डेज की कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अब सर उसकी जॉब की नेचर ऐसी है कि वो मैक्सिमम 3 छुट्टियां ही यूटिलाइज कर पाएगा, तो उस केस में फिर मैं 5 छुट्टियों का एक्सपेंडिचर क्यों रिकॉर्ड करूं, मैं 3 छुट्टियों का एक्सपेंडिचर क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। एक बात आप समझना ध्यान से ना, अगर आपकी शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस है, क्यूमुलेटिव नेचर है,
प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना, क्यूमुलेटिव नेचर है और छुट्टियों वाले सिर्फ छुट्टियां ही ले सकता वो। तो सर हम एस्टिमेट के बेस पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगले साल सर हो सकता है जितना हमने एस्टिमेट लगाया था छुट्टियां वो कम या ज्यादा लेता है, तो उस केस में सर ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाएगा। एक बात और सर, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट अगर आप एस्टिमेट बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, अगले साल जब एक्चुअल पेमेंट होती है उसकी, अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है तो सर ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बनेगा। चले आगे। हाँ जी सर, एक स्पेशल केस और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता साहब, और इवन स्टडी मेट के अंदर भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर एम्प्लॉय को हमने बोला आप 20 डेज की लीव ले सकते हैं, एम्प्लॉय ने बोला ठीक है सर। एम्प्लॉय ने सिर्फ 15 डेज की लीव ली है, ठीक है। अब 5 डेज का क्या ट्रीटमेंट होगा? हमने एम्प्लॉय से पूछा, एम्प्लॉय से एग्रीमेंट निकाली, एग्रीमेंट निकाला तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, लेकिन एम्प्लॉय चाहे तो सर क्या कर सकता है, उसे ईयर एंड पे कैश में सेटल कर सकता है। तो उस केस में सर मैं क्या करूंगा, फिर इस अमाउंट को पूरे को रिकॉर्ड कर लूंगा और कैश में पेमेंट कर दूंगा। देखिए मैंने ये स्पेशल पॉइंट लिखवा रखा है, समटाइम नेचर ऑफ अनअवेल्ड लीव is non accumulating but employee has the right to claim against unavailed leave in the same year, then journal entry will be employee benefit account debit to cash and bank account। इसी के साथ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। इंडेस 19 ने सर कुछ नहीं बोला है, आई मीन टू से इंडेस 19 साइलेंट अबाउट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेस 1 एंड 24 शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। चलिए जी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। देखिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या है, जब एम्प्लॉय क्या करेगा साहब, सर अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेगा या सर्विस को छोड़ के जाएगा, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बोलेंगे। ये बेनिफिट सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, बल्कि मैं यहाँ स्क्रीन पे नोट से ले आता हूँ, एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और एक होता है आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन या प्लान। सर देखिए दोनों में ना एक कॉमन वर्ड है, क्या, डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड? डिफाइन का मतलब सर पहले से उस अमाउंट का पता है। जैसे जब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था तो कंपनी ने बोला था हम आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, मींस पहले से सर वो डिसाइडेड है, या तो सर वो लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से, ठीक। एक बात और मैं आपको बताता हूं, सर नॉट डिफाइन कैसे हो सकता है, जैसे मान लो नॉन डिफाइन कैसे हो सकता है, कंपनी ने बोला एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय जी इस बार हम आपको ना दिवाली पे गिफ्ट देंगे, ये सर नॉन डिफाइन है क्योंकि पहले से फिक्स नहीं था, ठीक। सर न्यू ईयर पे हर साल कंपनी क्या करती है, बोनस पे करती है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सर, डिफाइन हो गया। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि जो बोनस आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट है, यहां पे मैं आपको डिफाइन का मीनिंग बता रहा हूं, ठीक। चलिए सर जो आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान या ऑब्लिगेशन। देखिए पहले बात कर लेते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान? सर ये एक ऐसा प्लान है जिसमें एम्प्लॉयर क्या करेगा, सर एक फिक्स डेट के बाद एज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन सर वो एक जगह फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर देगा और उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे आपका पीएफ है, ईएसआई है, एम्प्लॉयर क्या करेगा सर, पीएफ ईएसआई में पैसे जमा कराएगा और उसके बाद सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो सर इसे हम बोलते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, ठीक। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में सर जितना एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना था उतना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता साहब ईयर एंड तक तो उतना अमाउंट सर वो एज ए क्या करेगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिखाएगा। प्लीज ध्यान देना, मैंने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोला है, करंट लायबिलिटी बोला है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं बोला, क्योंकि ये सर आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, ठीक। चलिए सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट सारी किसकी रहती है, फिर बाद में सर एम्प्लॉय की रहती है। अब बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान के बारे में। सर मैं आपको बता दूं ये जो इंडेस है इसका 90% जो कंटेंट है वो इसी के ऊपर है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के ऊपर। देखिए डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है सर, एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉय को पे करनी पड़ेगी, कब, जब एम्प्लॉय सर सर्विस छोड़ के जाएगा या सर्विस कंप्लीट होने के बाद। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, एस्टिमेट लगाती हैं कि आज के दिन हमारी कितनी ऑब्लिगेशन है जब ये एम्प्लॉय क्या करेंगे सर, सर्विस छोड़ के जाएंगे। इसके लिए सर एक्चुअल अपॉइंट किया जाता है और एक्चुअल सर क्या करता है, वैल्यूएशन करता है। आइए बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बारे में, ठीक। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, सर यहां पे है मेरा करंट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। अब हम एस्टिमेट लगाएंगे कि जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय है उनकी एवरेज एज कितनी है, एवरेज रिटायरमेंट एज क्या है सर, अपनी लेबर टर्नओवर रेशो क्या है,
लास्ट ड्रोन सैलरी क्या होगी। देर आर लोड्स ऑफ एजम्पशन एंड एस्टिमेट जो एक्चुअल लगाता है। मैं आपको एक बार करेक्ट बता देता हूं। जैसे मान लो हमने एस्टिमेट लगाया साहब कि एम्प्लॉय यहां छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी सर, कंपनी एस्टिमेट लगाएगी कि जब एम्प्लॉय यहां छोड़ के जाएंगे तो लास्ट ड्रोन सैलरी उनकी क्या होगी, और उसके बेस पे क्या करेगी सर, एस्टिमेट लगाएगी कि अल्टीमेट अमाउंट कितना पे करना है। जैसे मान लो सर यहाँ पे 5 साल का हम एक बार डेटा मेंटेन कर लेते हैं, एक ईयर और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मान लो सर 5 ईयर का एक एस्टिमेट है, और 5 ईयर के बाद आज के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी को लग रहा है कि उसे 1 लाख रुपीज क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे कि अल्टीमेट अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा एज ए डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इस अमाउंट को एलोकेट कर लेंगे ईयर वाइज। जैसे यहाँ पे 5 ईयर है, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 और 20,000। फिर हर ईयर क्या करेंगे, इस अमाउंट को सर ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि ये अमाउंट सर जब पे करने जाए तो 20,000 के बराबर आ जाए। आप इसे और सिंपल समझिए। मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि आप मेरे को क्या कीजिए, अगले 5 साल तक 20,000 20,000 20,000 20,000 पे कीजिए, और मैं 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपीज पे कर दूंगा। आप एग्री नहीं होंगे, क्यों एग्री नहीं होंगे, क्योंकि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से सर आप आज पेमेंट कर रहे हैं, 5 साल तक पेमेंट कर रहे हैं, और आपको पैसा एक साथ 5 साल के बाद मिल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, हम पेमेंट कर देंगे आपको हर ईयर में 20,000, लेकिन आप क्या करो, आप सर इंटरेस्ट और हमें पे करो, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर उस केस में, फिर 1 लाख प्लस इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा। अब इस बात को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलता हूं, मैं कहता हूं आप मेरे को कुछ पेमेंटें करो, सो दैट मैं आपको 5 साल के बाद क्या करूं, 1 लाख पे कर पाऊं। तो यहां पे आप क्या करेंगे सर, यहां पे आपने जैसे मान लो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंट फैक्टर 10% है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सर, वो कैसे निकालेंगे, देखिए सर ईयर 5 के एंड में जो अमाउंट रिकॉर्ड होगा, कितना रिकॉर्ड होगा सर, 20,000 रिकॉर्ड होगा, हाँ जी। तो सर यहाँ पे उसी दिन मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसी दिन पेमेंट करूंगा, तो डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा, 1। सर यहाँ पे 4th ईयर के एंड में अगर मैं 20,000 का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता हूं, तो सर यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से अमाउंट बढ़ जाएगा। तो मेरे को सर कैसे अमाउंट रिकॉर्ड करना, ऐसे रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पे अमाउंट को ऐसे रिकॉर्ड करना है कि सर वो 1 ईयर के बाद 20,000 के बराबर अमाउंट हो। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 डिवाइड बाई 1.1, तो सर 0.9091, ठीक, 0.826, 0.7513, आपका 0.683। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जब ईयर 1 में मैं इस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करूंगा तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा सर, 0.683 इंटू 20,000, सर मैं अमाउंट को रिकॉर्ड करूंगा 13,660। तो इसके ऊपर सर क्या होगा, 4 ईयर का अनवाइंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये 20,000 के बराबर बन जाएगा। सर यहां मैं अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा 3 ईयर्स की सर अनवाइंडिंग कॉस्ट होगी, और ये क्या बन जाएगा सर, 20,000 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। आइए अब मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सर, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करेगी जब एम्प्लॉय सर जॉब से चला जाएगा, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे, या सर मैं बोलूंगा बीच में छोड़ के चला जाता तभी पे करेगी। सर फिर टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है, टर्मिनेशन बेनिफिट अलग होता है। वहां पे हम लोग वो बेनिफिट पे करते हैं जो सर्विस के बदले पे नहीं करते, बल्कि टर्मिनेशन की वजह से पे करते हैं। यहाँ पे हम सर्विस के बदले में पैसे पे करते हैं, ठीक। चलिए अब जो मैं अमाउंट सर उसे पे करूंगा, मैं क्या करूंगा सर, उस अमाउंट को पहले एलोकेट कर लूंगा, और हर ईयर सर उसे रिकॉर्ड करूंगा एट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट, ठीक। और उसे हर साल क्या करूंगा सर, अनवाइंड करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक। एक दो प्यारी सी बातें और डिस्कस करते हैं, फिर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सर, अल्टीमेट एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब एम्प्लॉय कंपनी से जाएगा तो एम्प्लॉयर को उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक। सेफर साइड से सर कंपनियां क्या करती हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर लेती है। मैं फिर से इस बात को बोल देता हूं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर सर कंपनियां क्या करती है, कंट्रीब्यूशन करती है, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की होती है। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर वो कंपनी की होती है। इसलिए कंपनी क्या करती है सर, सेफर साइड से पैसे को हर साल इकट्ठा कर लेती है। सर कंपनियां सेफर साइड से जिस पैसे को इकट्ठा करती है फॉर द पर्पज ऑफ पीवीओ, मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की पेमेंट करने के लिए, सर उसे हम प्यार से बोलते हैं प्लान एसेट। तो प्लान एसेट बेसिकली क्या सर, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसे हम मेंटेन करते हैं अगेंस्ट सर अपने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, ठीक। चले जी सर, आइए अब कुछ अकाउंटिंग एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा किसके ऊपर निकलेगा साहब, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ होगा, ठीक, टू पीवी ऑफ डीबीओ। उसके बाद सर हम क्या करेंगे सर, हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। तो जब आप प्लान एसेट में पैसा सर
लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे साहब, कंट्रीब्यूशन मेड। तो हम एंट्री करेंगे प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बात और मैं आपको बता देता हूं सर, आपका जो डीबीओ है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, क्या उसके अगेंस्ट आपने कोई प्लान एसेट मेंटेन कर रखी या नहीं कर रखी? सर कैसे पता लगेगा? सर आपका जो डीबीओ है अगर वो फंडेड डीबीओ तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट आपने क्या कर रखा, प्लान एसेट मेंटेन कर रखी। ठीक है, चलिए सर ड्यूरिंग द ईयर कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, क्योंकि यहां पे तो सर मैंने क्या किया था, ये 5 साल का डेटा यहां पे लिया था कि यहां हमने सर अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की है, जबकि ऐसे थोड़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट से पहले से तैयारी होगी। तो कुछ एम्प्लॉय जो करंट ईयर में छोड़ के जाएंगे साहब, हम उन्हें क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड का अमाउंट सर हम पहले क्या करेंगे सर, प्लान एसेट से विड्रॉ करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट, और फिर सर डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक जी सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्लान असेट है उसके ऊपर सर हम एस्टिमेट लगा के सर इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो इनकम रिकॉर्ड होती है एज पर, प्लीज ध्यान देना, एज पर इंडेक्स 19 हम क्या करेंगे सर, जो अपना ओपनिंग बैलेंस है किसका, प्लान एसेट का, उसके ऊपर सर जो अपना सर अनवाइंडिंग कॉस्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्लान एसेट है ना उसका रिस्क सर कहीं ना कहीं किसके साथ अटैच हो जाता है, आपका डीबीओ के साथ अटैच हो जाता है। इसलिए सर जो इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए हम लोग रेट कंसिडर करते हैं साहब डीबीओ के लिए, उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्लान एसेट के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक कर लेंगे। हम एंट्री करेंगे प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक, देखिए जो मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है उसके अंदर सर क्या क्या आया है, उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया जी सर, सर आपका करंट सर्विस कॉस्ट आ गया जी सर, हालांकि दो चीजें और आती है, पास सर्विस कॉस्ट आती है, आपका गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट आता है, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा अभी मैं ना। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा सर, आपका करंट सर्विस कॉस्ट आ गया जी सर, इंटरेस्ट कॉस्ट से उसका अमाउंट बढ़ गया जी सर, बेनिफिट पेड से अमाउंट रिड्यूस हो गया जी सर। अब उसके बाद सर एक्चुअल क्या करेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्लोजिंग निकाल के हमें दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ द करंट डेटा। ठीक है, जो उसने एस्टिमेट लगाए होंगे। तो सर वो जो अमाउंट आएगा जो हमारी बुक वैल्यू है उससे अलग आएगा, क्योंकि देर आर सर सम एजम्पशन जो हर साल चेंज होती है, तो इसे हम बोलते हैं साहब रीमेजरमेंट डिफरेंस। और ये रीमेजरमेंट जो डिफरेंस होगा ये आपका जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज ए एक्चुअल गेन या लॉस। अगर सर जो मेरा कैरिंग अमाउंट है उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल ने मेरे को लाइबिलिटी का अमाउंट दिया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पीवी ऑफ डीबीओ, सर अगर वो ज्यादा है तो एक्चुअली लॉस है, और अगर वो कम है क्योंकि लाइबिलिटी कम है सर एक्चुअल गेन है। ठीक, ऐसे सर क्या होगा, जो मेरी प्लान एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, बिल्कुल ठीक है सर, हमने क्या किया होगा, कंट्रीब्यूशन जो किया होगा उससे प्लान एसेट बढ़ गई होगी जी सर, बेनिफिट पेड से सर क्या होगा, प्लान एसेट कम होगी होगी जी सर, और उसके बाद सर जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक की होगी उससे प्लान एसेट बढ़ गई होगी। अब जो प्लान एसेट का कैरिंग अमाउंट है उसको हम कंपैरिजन करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट से, और जो डिफरेंस होगा सर वो आपका एक्चुअल गेन या लॉस आ जाएगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू एक कंसेप्ट समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी प्लान एसेट सर ओपनिंग है 1 लाख की, मैंने कंट्रीब्यूशन किया सर कितने का, 30,000 का, बेनिफिट पेड मान लो अपने 18,000 है, तो ये अमाउंट कितने से आ गया सर, 1,12,000 से। ठीक है सर, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मान लेते हो 7,000 से, तो ये 1,19,000 आ गया। ठीक, अब सर जो प्लान एसेट की फेयर वैल्यू एक्चुअली निकाल के दी है वो मान के चलते सर अपनी है 125, तो 6,000 सर अपना क्या आ जाएगा, एक्चुअल गेन आ जाएगा। सम टाइम इट हैपन कि क्वेश्चन आपको कहता है एक्चुअल रिटर्न निकाल के दिखाओ, किसके ऊपर, प्लान एसेट के ऊपर। तो एक्चुअल रिटर्न पता कैसे निकलता है, एक्चुअल रिटर्न निकलती साहब फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, उसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं साहब ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट पेड, तो ये जो अमाउंट आएगा इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, ये कहलाएगा आपका एक्चुअल रिटर्न। और जो एक्चुअल रिटर्न और सर आपका एस्टिमेट रिटर्न के बीच में डिफरेंस है वो आपका एक्चुअल गेन या लॉस कहलाएगा। ठीक सर, जितने भी आपके रीमेजरमेंट गेन या लॉस है, चाहे वो आपका प्लान एसेट के ऊपर है या आपका डीबीओ के ऊपर है, वो आपका कहाँ जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा। ठीक, ये सारी एंट्रियां मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है कि साहब जो एक्चुअल रिटर्न है प्लान एसेट की वो कैसे निकलेगी। आइए पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, some relevant points in regard to DBO, post employment benefit and plan asset। सर कुछ रेलिवेंट पॉइंट है, आइए एक एक करके डिस्कस कर। सबसे पहले प्लान एसेट क्या होता है, जब आप डीबीओ के अगेंस्ट सर एक इन्वेस्टमेंट मेंटेन करते हैं हम क्या बोलेंगे, प्लान एसेट। सर प्लान एसेट अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे आपका मल्टीपल एम्प्लॉयर प्लान। इट मीन्स क्या होता है, अलग अलग ग्रुप आए आगे और उन्होंने क्या किया, एक पूल बना लिया कि हम पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे एक साथ। रिलायंस ग्रुप आ गया, आपका टाटा ग्रुप आ गया, अडानी ग्रुप आ गया, ये सब मिलकर सर क्या कर रहे हैं, एक जगह पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एम्प्लॉयर प्लान। इसके बारे में अलग से चर्चा और करूंगा। ग्रुप एम्प्लॉयर प्लान का मतलब होता है एक ही ग्रुप की सारी कंपनी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लान एसेट का पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे। स्टेट प्लान, सर स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी एक स्कीम इशू करती है जिसमें छोटी कंपनियां क्या करती है सर, अपनी प्लान एसेट का पैसा जमा करा देती। ठीक,
इंश्योरेंस प्लान बेसिकली क्या होता है, हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि हम हर साल इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड का मतलब है जो एम्प्लॉय ड्यूरिंग द रिटायर्ड हुए हैं उन्हें हमने जो अमाउंट पे किया है, ये डिस्कस हो चुका है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना साहब। सर जो भी अपना एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगी किसके रिलेशन में सर, डीबीओ के रिलेशन में या सर आपका प्लान असेट के रिलेशन में, वो कहां जाएगा। कहता है सर अगर आपका सर्विस कंपोनेंट है वो जाएगा पी एंड एल अकाउंट में, प्लान असेट के ऊपर सर इनकम है एक्सपेक्टेड वाली, वो जाएगी आपकी पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ठीक है सर अगर डीबीओ के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है, सर सर्विस कंपोनेंट अलग है और इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है। इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब होता है साहब आप क्या करेंगे, जो आपका डीबीओ है उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, अनवाइंड कर देंगे इंटरेस्ट कॉस्ट से, फाइनेंस कॉस्ट से। ठीक है, तो वो सब कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। इसके अलावा सर जितने भी रीमेजरमेंट डिफरेंस आपके वो सब आ जाएंगे ओसीआई के अंदर। ठीक, आइए एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहब सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट की। प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना साहब। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट, रीमेजरमेंट कंपोनेंट, ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट का मतलब है सर्विस की वजह से जो आप एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट कंपोनेंट का मतलब है साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, साहब टाइम के पास होने की वजह से सर जो आप अमाउंट रिकॉर्ड करते हो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कहलाएगा। और एक बात और बता दूं मैं, हाँ जी सर, सर रीमेजरमेंट की वजह से, जैसे आपने क्या किया होगा, मतलब एक्चुअल ने जब पीवी ऑफ डीबीओ निकाला होगा तो उसमें सर कुछ एजम्पशन ली होगी, जब उन एजम्पशन के अंदर सर चेंज आता है तो उसको हम लोग कहां लेके जाएंगे सर, उसको हम लोग लेके जाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। कहां लेके जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ठीक, चलिए सर जो एक्चुअल मेथड यूज करता ना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट निकालने के लिए, सर उसको हम पीयूसीएम बोलते हैं। ठीक है, आइए सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट क्या लिखता है देखिए, इट इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस, इसे हम क्या करेंगे पिन अकाउंट में चार्ज करेंगे। एंड इज कंप्राइज ऑफ थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट है करंट सर्विस कॉस्ट, इट मींस सर करंट ईयर में सर्विस की वजह से आप जो पीवी ऑफ डीबीओ इंक्रीज कर देंगे वो आपका करंट सर्विस कॉस्ट कहलाएगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, हम लोग यहां पे सर्विस ले रहे हैं, पेमेंट सर बाद में करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे साहब एस्टिमेट लगा के सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट है पास सर्विस कॉस्ट। आइए पास सर्विस कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए यहां हमने एम्प्लॉयमेंट देनी प्रोवाइड की थी, ठीक है, ये मेरा करंट ईयर का रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है सर, यहां हमने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम उसे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे जो कि लास्ट ड्रॉन सैलरी के 15% पर एनम के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे हमने डिसाइड किया कि 16% बेनिफिट दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लान अमेंड। फैसला किया नहीं जी 14% दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान अमेंड। यहां पे हम मान लो एम्प्लॉय को 5 टाइप्स के बेनिफिट दे रहे थे, हमने फैसला किया कि एक काम करते हैं 6 टाइप के बेनिफिट देंगे, एक बेनिफिट और बढ़ा देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान अमेंडमेंट या प्लान अमेंड। हमने कहा 5 बेनिफिट में से ना 4 बेनिफिट देंगे, एक बेनिफिट विड्रॉ कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान अमेंडमेंट। सर प्लान अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हैं जो डीबीओ है उसमें जो आपकी ओब्लिगेशन है उसे इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज करते हैं, या सर ओब्लिगेशन बढ़ा लेते हैं, या किसी ओब्लिगेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, या किसी ओब्लिगेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। 4 बातें कौन कौन सी होगी सर, ओब्लिगेशन इंक्रीज कर ली, भाई जो आपका बेनिफिट दे, ऐसे बोलता हूं जो आप ओब्लिगेशन के अंदर सर बेनिफिट दोगे एम्प्लॉय को, ठीक है, बेनिफिट ऐसे बोलता हूं, बेनिफिट इंक्रीज कर लिया, बेनिफिट डिक्रीज कर लिया। सर नया डीबीओ क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, 6 हो गए। जो डीबीओ था उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये सारे केस सर आपके प्लान अमेंडमेंट कहलाएगी। और प्लान अमेंडमेंट में सर अब क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास यहां पे 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, ठीक है, हमने एस्टिमेट लगा रखा था तो 15% का, अब क्या देना पड़ेगा, 16% देना पड़ेगा, 14% देना पड़ेगा। 5 बेनिफिट का था, या तो 4 बेनिफिट देने पड़ेंगे या 6 बेनिफिट, कोई भी केस हो।
अब इसका इंपैक्ट तो देखेंगे तो आप रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, हाँ जी सर। तो इस डेट तक जो इंपैक्ट आएगा या जो रेट में चेंज आया उसका आगे जो इंपैक्ट आएगा, इरिस्पेक्टिव वो कि वेस्टेड है या नॉन वेस्टेड है साहब, हम क्या करेंगे उसे बोलेंगे पास सर्विस कॉस्ट। तो 100 बात की एक बात क्या है, जब आप डीबीओ में अमेंड कर देते हैं, मींस डीबीओ इंट्रोड्यूस कर लिया, डीबीओ विड्रॉ कर लिया, डीबीओ का रेट बढ़ा दिया, डीबीओ का रेट कम कर दिया, तो सर उसे हम बोलेंगे पास सर्विस कॉस्ट। एक केस और यहां पे कवर है सर, 5000 एम्प्लॉय थे, हाँ जी, हमारी 5 यूनिट थी, हमने फैसला किया साहब कि 4 यूनिट चलाएंगे, 1 यूनिट को बंद कर देते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बन गया मान लो, ठीक है। और इसकी वजह से हमने क्या किया, कुछ एम्प्लॉय को हम निकाल देंगे साहब, दैट इज कॉल्ड कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट भी है तो उसकी वजह से सर क्या होगा, आपके डीबीओ पे इफेक्ट आएगा, सर उसको क्या बोलेंगे, पास सर्विस कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे सर पास सर्विस कॉस्ट में देखिए क्या लिखता है, इट इज द चेंज इन द पीवी ऑफ डीबीओ फॉर एम्प्लॉय सर्विस इन प्रायर पीरियड, इससे पहले, रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्लान अमेंडमेंट और ए कर्टेलमेंट। ये पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा। प्लान अमेंडमेंट का मतलब क्या सा, प्लान अमेंडमेंट हैपन व्हेन एन एंटिटी इंट्रोड्यूस विड्रॉ ए डीबीओ प्लान और चेंज इन द डीबीओ पेबल अंडर एन एग्जिस्टिंग डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कर्टेलमेंट का मतलब सर क्या है, जब आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय को सिग्निफिकेंटली क्या करते, रिड्यूस करते, ठीक। सर पास सर्विस कॉस्ट से सर आपका पीवी ऑफ डीबीओ बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अब एक क्वेश्चन उठता है साहब कि जो आपका पास सर्विस कॉस्ट है उसे आप खर्चा कब रिकॉर्ड करेंगे, कहते हैं जब या तो प्लान में अमेंडमेंट होगी या सर आपका कटेलमेंट हो गया, ठीक, या फिर सर टर्मिनेशन बेनिफिट, या फिर इंडेस 37 के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली। इनमें से जो अर्लियर होगा उस डेट पे आप क्या करेंगे, पास सर्विस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर इसी के अंदर आपका गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सेटलमेंट का मतलब क्या है, सेटलमेंट का सिंपल मतलब है साहब, जब एंटिटी जो है एक ऐसी ट्रांजैक्शन में एंट्री करती है जिसके बाद सर एंटिटी की लीगल एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात सर, जब सेटलमेंट होगी तो जो भी गेन और लॉस होगा वो आपका पेनल अकाउंट में जाएगा। और गेन और लॉस कैसे निकलेगा सर, कितना अमाउंट आपने सेटलमेंट में पे किया और कितना अमाउंट सर बनता था, आई मीन टू से पीवी ऑफ डीबीओ और जो आपने सेटलमेंट में अमाउंट पे किया उसका डिफरेंस सर आपका क्या कहलाएगा, गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट कहलाएगा। तो प्लीज ध्यान देना, व्हाई इट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, क्योंकि सर्विस की वजह से, सर्विस कैसे, करंट ईयर में सर, अर्लियर ईयर में, या सर सेटलमेंट में। चले, हाँ जी सर। अच्छा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर एक तो आपका कंपोनेंट कौन सा आ गया, सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट आ गया। सेकंड कंपोनेंट आएगा सर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब इंटरेस्ट कंपोनेंट का मतलब सर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से सर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आता है, ठीक है, मतलब पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो आपका पीवी ऑफ डीबीएम चेंज आएगा, प्लान असेट में चेंज आएगा, ठीक। चलिए वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कहलाएगा। सर जितनी भी एजम्पशन एक्चुअल लेता है उसके अंदर जो भी चेंज आते हैं सर, उन सब को हम बोलते हैं रीमेजरमेंट गेन और लॉस, चाहे वो आपका प्लान असेट का है या आपका पीवी ऑफ डीबीओ का है, वो आपका कहां जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा, रीमेजरमेंट कंपोनेंट, ठीक। एक प्यारा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। देखिए सर मेरा पीवी ऑफ डीबीओ जो है वो 2000 का है, ठीक है सर। मेरी जो प्लान असेट है वो सर है 1500 की, ठीक है। तो 500 में क्या करूंगा सर, मैं इसे लाइबिलिटी दिखाऊंगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट हैपन, अगर प्लान असेट सर मेरी मान लो 2300 है, तो उस केस में सर हम क्या करेंगे सर, प्लान असेट को 300 से दिखा देंगे। अब यहां पे मैं कुछ बातें बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट इट मीन्स, ये 300 ज्यादा क्यों है, हमने सर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा किया होगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसे मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं, मेरे पास राइट है, या तो मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो कर रहा था उसे रिड्यूस कर दूंगा, या इस पैसे को मैं रिफंड ले लूंगा। अगर मेरे पास ये राइट है तो सर मैं इस 300 को क्या करूंगा, असेट दिखा सकता हूं। सर एक कंसेप्ट आता है असेट सीलिंग का कंसेप्ट। असेट सीलिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि एंटिटी की अगर प्लान असेट ज्यादा है किससे, पीवी ऑफ डीबीओ से, तो उस केस में इतने अमाउंट तक ही उसके पास राइट है, या तो वो फ्यूचर में कॉन्ट्रीब्यूशन कम कर सकता है या सर वो रिफंड ले सकता है। तो उतने अमाउंट तक ही हम असेट को दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड असेट सीलिंग। जैसे मान लो यहां पे सर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप मैक्सिमम 200 तक ही प्लान असेट में फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्ट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं या सर आप क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तो ये असेट सीलिंग कहलाएगा। तो इस केस में सर हम असेट कितने से दिखाएंगे सर, एक्सेस ऑफ प्लान असेट ओवर पीवी ऑफ डीबीओ टू द एक्सटेंट ऑफ असेट सीलिंग। अब सर यहाँ पे असेट सीलिंग कितनी 200 और ये कितना 300, तो 200 तक हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। मान लो सर असेट सीलिंग मेरी जो है 700 की है, तो फिर मैं क्या करूँगा 300
एज ए असेट दिखा दूंगा। ठीक सर, बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा क्या, आपकी जो असेट थी प्लान असेट इन कंपैरिजन टू पीवी ऑफ डीबीओ वो 300 से ज्यादा थी। मैंने कहा ठीक है सर, असेट सेलिंग 200 की थी, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा 200 तक असेट दिखाऊंगा। व्हाट अबाउट द डिफरेंस? सर जो डिफरेंस है इसे हम रीमेजरमेंट गेन, यहां तो लॉस है, इसे हम क्या करेंगे? रीमेजरमेंट लॉस मानेंगे और उसे कहां लेके जाएंगे साहब? उसे हम लेके जाएंगे साहब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर सर 3 रीमेजरमेंट आते हैं आपका, जो रीमेजरमेंट ऑफ पीवी ऑफ डीबीओ, रीमेजरमेंट ऑफ प्लान एसेट और रीमेजरमेंट ऑफ सर प्लान एसेट ड्यू टू असेट सीलिंग। ठीक, आइए इस कंसेप्ट को मैं रीड कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, असेट सीलिंग, इफ प्लान एसेट इज इन एक्सेस ऑफ पीवी ऑफ डीबीओ देन सच एक्सेस अमाउंट शैल बी शोन एज एन एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ असेट सीलिंग ओनली। असेट सीलिंग तक दिखा सकते हैं। अमाउंट ऑफ असेट सीलिंग इक्वल टू एंटिटी हैज राइट ऑफ रिफंड फ्रॉम द प्लान एसेट और रिडक्शन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लान एनी एक्सेस बैलेंस ऑफ प्लान एसेट। जैसे अपने एग्जांपल में असेट सीलिंग कितनी थी? 200। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट कितना था? 300। तो हम मैक्सिमम असेट को कितना दिखा सकते हैं साहब? 200 तक। तो जो 100 एक्सेस अमाउंट है उसकी बात कर रहा है। एनी एक्सेस बैलेंस ऑफ प्लान एसेट इन कंपैरिजन टू असेट सीलिंग शैल बी ट्रांसफर्ड इनटू ओसीआई एज ए रीमेजरमेंट आइटम। चले, हाँ जी सर, आइए अब बात कर लेते साहब जो आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट है उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साहब पी&एल अकाउंट के अंदर क्या जाएगा? सर सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट आएगा, करंट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट है, और यहां पे गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट लिख लो। ठीक, इंटरेस्ट कॉस्ट नेट आ गया। सर ओसीआई में क्या क्या आ जाएगा? एक्चुअल गेन और लॉस ऑन पीवी ऑफ डीबीओ, सर प्लान असेट अदर देन जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट है, और आपका असेट सीलिंग में जो चेंज है साहब। ठीक, चलिए बैलेंस शीट में सर आप इसे नेट करके दिखाएंगे, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करेंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा साहब? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट में सर 2 आइटम थी, कौन कौन सी? एक था आपका डीबीओ, अगर नॉन फंडेड डीबीओ तो सिर्फ डीबीओ ही रहेगा, और एक आपका प्लान एसेट है। फंडेड डीबीओ के केस में सर आपने क्या कर प्लान एसेट मेंटेन कर रखी, तो आप क्या करेंगे? एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या कहेगा सर? सबसे पहले बात करेंगे आप किसकी? सर पीवी ऑफ डीबीओ की। आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा, करंट सर्विस कॉस्ट आएगा, पास्ट सर्विस कॉस्ट आएगा, सर गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट आएगा, रीमेजरमेंट गेन और लॉस आएगा। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन है साहब उसकी वजह से जो पीवी ऑफ डीबीओ में चेंज है वो आ जाएगा। सर अगर आपका डीबीओ फॉरेन ऑपरेशन है तो सर उसमें फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, चलिए सर प्लान एसेट की बात करें, सर प्लान एसेट के अंदर क्या आएगा? आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा, जी सर, कंट्रीब्यूशन आएगा, सर बेनिफिट पेड से प्लान एसेट कम करेंगे, और बेनिफिट पेड से सर हम लोग क्या करेंगे? अपना पीवी ऑफ डीबीओ भी कम करेंगे। तो यहां लिख लेंगे माइनस बेनिफिट पेड, आगे बढ़े जी सर। सर प्लान एसेट के अंदर आपका रीमेजरमेंट गेन और लॉस आ जाएगा। अगर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन उसकी वजह से प्लान एसेट में सर चेंज आया उसका इफेक्ट आ जाएगा। चले जी सर, कुछ चीजें सर आपको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करनी। सबसे पहले सर आप डिस्क्लोज करेंगे जो एक्चुअल की एजम्पशन है। कौन कौन सी एजम्पशन हमें डिस्क्लोज करनी होती है सर? एक तो आपकी फाइनेंशियल एजम्पशन, एक आपकी सर डेमोग्राफिक एजम्पशन, एक आपका डिस्काउंट रेट। सर जो आपकी प्लान एसेट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर जो आपकी मेजर प्लान एसेट है उसका अमाउंट और उसकी परसेंटेज वो आपको क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है। सर देखिए मल्टीपल एम्प्लॉयर के केस में आप क्या करेंगे? सर जो भी आपका हिस्सा है प्लान एसेट में, पीवी ऑफ डीबीओ में, और कॉस्ट जो उसको मेंटेन करने की, सर आप प्रोपोर्शनल बेस पे उसको क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। सर कभी कभी क्या होता है, जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है ना उसमें एम्प्लॉयर गारंटी दे देता है कि मैं इतनी मिनिमम गारंटी देता हूं। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पे जरूरी नहीं कि उतना पैसा सर कंट्रीब्यूशन में इकट्ठा हो, इसलिए सर अगर कोई भी ऐसा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है जिसमें गारंटी दे रखी है एम्प्लॉयर ने, तो सर उसकी जो अकाउंटिंग होगी फिर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की तरह ही उसकी अकाउंटिंग होगी। उसके बाद कंसेप्ट आता साहब एम्प्लॉय बेनिफिट में। देखिए 4 थे, पहला कौन सा? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्कस कर लिया सर, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्कस कर लिया। उसके बाद कंसेप्ट है सर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में पे करते हैं, और पे कब करते हैं सर? करंट ईयर के एंड के 12 मंथ के बाद। ठीक है सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इंडेस 19 सिंपल सी बात ये कहता है, आप पी&एल अकाउंट में क्या करेंगे सर? जो आपकी सर्विस कॉस्ट है उसे लेके जाएंगे, जो आपका सर इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसे लेके जाएंगे,
सर आपका रीमेजरमेंट गेन और लॉस भी पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सर यहां पे रीमेजरमेंट गेन और लॉस ओसीआई में नहीं जाता, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी, मेरी वर्डिंग सुनना, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है ना, उसके कंपैरिजन में कम अनसर्टेनिटी होती है किसमें, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में। इसलिए सर आपका रीमेजरमेंट गेन और लॉस भी कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। बात करते हैं सर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में सर इंडेस 19 ने स्पेसिफिक कुछ कह नहीं रखा, किसके बारे में सर, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में। हाँ, एक कॉमन पॉइंट यहां पे भी आ जाएगा कि अगर आपके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है तो आप इंडेस 1 एंड 24 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका टर्मिनेशन बेनिफिट। देखिए टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब है सर जब एम्प्लॉय को या तो टर्मिनेट कर दिया उसकी वजह से बेनिफिट दिए, या सर एम्प्लॉय ने सर क्या किया, टर्मिनेशन की वजह से जो उसे बेनिफिट मिलने वाले उसे एंजॉय कर लिया, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया। टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या है सर, जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है या एम्प्लॉय सर खुद वो बेनिफिट ले लेता है जो टर्मिनेशन की वजह से मिलती है। ठीक सर, टर्मिनेशन बेनिफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टर्मिनेशन की वजह से जो बेनिफिट मिलने वाले एम्प्लॉय को, जो हम बेनिफिट देंगे टर्मिनेशन की वजह से, ना कि सर्विस की वजह से, वो कब पे करने वाले हैं। अगर वो विदिन 12 मंथ पे करने वाले हैं तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा सर, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह ट्रीटमेंट होगा। ठीक, एक बात और सर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें टर्मिनेशन बेनिफिट की, तो इंडेस 19 ने कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी। इंडेस 1 और 24 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर स्कोप की बात मैं स्टार्टिंग में कर चुका था कि इंडेस 102 के अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा। आई मीन टू से सारे एम्प्लॉय बेनिफिट इस इंडेस के अंदर आएंगे एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट, जो आपका इंडेस 102 में कवर होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अपना इंडेस 19 का रिवीजन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम बार